नमस्ते सभी को। हम आज वास्तु के डे वन देखेंगे कि हम क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे और क्या जानेंगे इस कोर्स में और क्या-क्या होगा, है ना? तो सबसे पहले गणेश वंदन। गणेश वंदन हम इसलिए करते हैं कि सारा दुख हमारे हरे, है ना? शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। गणेश जी को वंदना करते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। गणेशा ये एक ऐसे दुख हरता है, तो सारे दुखों को हरते हैं, तो हम गणेश जी का वंदना करेंगे। आगे चलते हुए सरस्वती वंदना। या कुंदेन्दु तुषार हार तवला, या शुभ्र वस्त्रान्विता, या वीणा मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचित शंकर प्रभदिपि देवै सदा पूजिता, सामां पातु सरस्वतीं भगवतीं पूर्णेन्दु बिंबावना। सरस्वती की वंदना हम इसलिए करते हैं कि हमारे ये जो ज्ञान अर्जना है तो वो अच्छे से चले। उसके आगे हम चलते हैं गुरु वंदना के में। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को हम ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी मानते हैं। और मैं यहाँ अपने जो मास्टर्स थे हैं को एक सल्यूट करना चाहता हूँ। डॉक्टर बलचंद्र जो वास्तु प्रवीण आचार्य थे, डॉक्टर वरदराज गुप्ता सीनियर एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट, दीपक एक्सपी ऑकल्टिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर मेरे एक अच्छे मित्र हैं, वो हमारे साथ भी काम करते हैं। मिस्टर ए बी शुक्ला एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु सतपति है। एस पी वर्मा जी जो गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर है, वैदिक वास्तु सतपति भी है, स्थापति। राजेंद्र जैन जी हमारे गुरु हैं वास्तु के। तो हम इनसे जैनिक पद्धतियों के बारे में जाना। तो इससे आगे हम चलते हुए देखेंगे कि वास्तु का ऑब्जेक्टिव क्या है इस डिसिप्लिन में। जैसे वास्तु हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, योग हो गया, सिग्निफिकेंट होता है। ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं ये सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। इसको हम जब भी सीखते हैं या इसको जानने की कोशिश करते हैं, फोकस करते हैं, जैसे घर के लिए अभी हम वास्तु पढ़ रहे हैं, तो घर को बैलेंस क्यों करना है के बारे में हम देखेंगे। और इसके आगे चलते हुए वास्तु किस चीज में प्रायोगिक होता है, जैसे चार पुरुषार्थ बोलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों में तीन ऐसे विधियां हैं जहाँ धर्म हो गया, अर्थ हो गया और काम, इन तीनों में वास्तु का इतना आवश्यक है क्योंकि ये जब हम इस पुरुषार्थ को हम जब जानेंगे समझेंगे तो उसको पालन करने के लिए भी हमको रहने की आवश्यकता होती है। तो उस समय हम घर का एक चयन करते हैं। मॉरल स्पिरिचुअल ड्यूटीज, मॉरल एंड स्पिरिचुअल ड्यूटीज करने के लिए भी हमको कहीं पे भी रहना पड़ेगा, के लिए भी हमको घर चाहिए। अर्थ जो आप पैसे को भी मान सकते हो, और भी वेल्थ जैसे बोलते हैं अष्ट लक्ष्मी, धन धान्य पुत्र पौत्र, है ना, इस सब लेने के लिए भी हम अर्थ को इसको डिनोट करते हैं। तो इसको भी हम रखने के लिए घर हमारे जरूरी है। कामना
फुलफिलिंग ऑफ डिजायर्स, एक व्यक्ति को कामना होती है कि उसका डिजायर फुलफिल हो, एंजॉय का घर वो लाइफ को एंजॉय करे, अपने बच्चों को कुछ अर्थ दे, पैसा दे, एथिकली जो भी उसने लिया है, स्पिरिचुअली उसने जो भी संपादन किया है, उसको अपने बच्चों में या अगले जनरेशन पे कैसे उसको ट्रांसफर करे, तो वो कामना है। तो उस काम को चयन करने के लिए भी घर की आवश्यकता होती है। मोक्ष, स्पिरिचुअल लिबरेशन हो गया, एक अपने आप को रियलाइजेशन करने के लिए यहाँ हम घर का चयन नहीं करते हैं, बट इसको भी आप एक पुरुषार्थ के तौर पे देखेंगे तो आप आज के दिन में मोक्ष पाने के लिए कभी कभी हम फॉरेस्ट नहीं जा सकते, या कुछ आश्रम ऐसे नहीं बने हैं जैसे वहां जाके रह के ये मोक्ष प्राप्त करें। तो घर में भी हम इसको कर सकते हैं, तो इसलिए भी हम इसको यहाँ इंक्लूड किया है। पहले देखेंगे वास्तु क्या है। तो वास्तु एक एंशियंट साइंस आप इसको बोल सकते हैं। इसको जो हमारे ऋषि मुनि, जो भी हम उसको साइंटिस्ट बोलते हैं, वो ये एक टाइमलेस नॉलेज है। इन उन्होंने इतना इस पे रिसर्च किया, काम किया, और उसको हमको सूत्रों के माध्यम से हमको इसको दिया गया। इस सूत्रों को जब हम देखते हैं, इसको देखते हैं और चयन करते हैं कि ये सूत्र हमें क्या बताते हैं, तो उसको और डिसाइफर करते आगे चलते हैं, तो हमको उसका लॉजिक भी मिलता है। तो जैसे हो गया वेद, उपनिषद, उप पुराण, ये सब ज्योतिष, ये सभी क्लोजली एसोसिएट करता है वास्तु, और ये सारे सब्जेक्ट जो है वो सब इंटरलिंकिंग, एक के उपरांत एक। अभी ज्योतिष हो गया, वास्तु हो गया, दोनों में घर है। वास्तु में हम जो खाना बोलते हैं वो घर ही होता है प्लैनेट का। तो हम जब भी ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो हम वहां भी घर के बारे में पढ़ रहे हैं, और वास्तु में हम पढ़ रहे हैं जो दिशा के बारे में। हम जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे यह दिशा में यह ग्रह का चयन होता है। तो हम यह ज्योतिष और वास्तु को रिलेट कर पाते हैं। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वास्तु हम जब देखते हैं, ये वास्तुशास्त्र एक बहुत बहुत पुराना, हम इसको मान सकते हैं। इसका जो डेवलपमेंट हुआ, इसको ओरिजिन क्या है, ये सब हम जब देखते हैं तो ये वैदिक काल से हमारे लिए उपलब्ध है। जो बहुत सारे वेदास में इसको पाया गया है। ये अथर्ववेद का एक अंग भी आप बोल सकते हो। इसको स्थापत्य वेद बोलते हैं। स्पेसिफिकली आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन के बारे में ये स्थापत्य वेद जो है ये बात करता है। जैसे वेदों के उपवेद हो गए, ऋग्वेद का हो गया आयुर्वेद, यजुर्वेद का हो गया गंधर्व वेद। जैसे गाना बजाना, डांस, नृत्य, भरतनाट्यम, ये सब जो है ये यजुर्वेद से आता है। सामवेद, धनुर्वेद, इसको हम धनुर्वेद भी बोलते हैं। सामवेद में आप विद्याओं के बारे में जानते हैं, बट हम यहाँ अथर्ववेद के बारे में बात करेंगे जो हमारा स्थापत्य वेद है। स्थापत्य वेद वास्तु विद्या के ही अंग माना जाता है, इसको डील करता है स्थापत्य वेद। जैसे वास्तु एक पद है जो संस्कृत टर्म में आप देखेंगे तो वास माने प्लेस ऑफ ड्वेलिंग या रेसिडेंस, रहने की जगह। उस प्लेस में रहने के लिए वास्तु बोलते हैं। जो हम वास्तु सिग्निफिकेशन देखते हैं, ड्वेलिंग अ प्लेस ऑफ रेसिडेंस, इसमें से इम्पैक्ट किस किस का होता है? फिजिकल होता है, मेंटल होता है, स्पिरिचुअल। इन तीनों का वास्तु से रिलेटेड होता है। जब भी फिजिकल होता है रेफरिंग टू टैंजिबल स्ट्रक्चर, जैसे बिल्डिंग हो गया, है ना,
मेंटल इन्फ्लुएंसेस, जब आप सोते हो तो आपके बॉडी में जो थॉट्स आते हैं, जो थॉट प्रोसेस आते हैं, थॉट्स आर, आपका एनवायरनमेंट जैसा होता है, अच्छा एनवायरनमेंट में आप रहेंगे आपका थॉट्स अच्छा रहता है, बुरे एनवायरनमेंट में आप रहेंगे तो आपको बुरा थॉट्स आता है। सिंपल है। स्पिरिचुअल, हार्मोनाइजिंग इनर एंड कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक बैलेंस। हम जब स्पिरिचुअलिटी, इंडियन स्पिरिचुअलिटी के अंदर डीप जाते हैं तब हमको समझ में आता है कि हमारे बदन के अंदर 7 चक्र है। उस 7 चक्र में पंचभूतों का समाहत है। उस समाहत पंचभूतों को हम यहाँ कैसे देखते हैं, उसका रेफरेंस हम क्या देखेंगे, है ना। वो आगे जाते जाते हम बहुत सारे और चीजें देखते चलते हैं। वास्तु को हम डिटेल समझने के लिए वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, पुराण, मत्स्य हो गया, अग्नि पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया, पद्म पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, इस सब में वास्तु का कुछ पॉइंट्स उल्लेख है। और इतिहास में हम देखेंगे, रामायण हो गया, भगवत गीता हो गया, महाभारत हो गया। भगवत गीता या महाभारत में हम जब देखते हैं तो हम वहां देखेंगे कि कैसे पांडवों के लिए कौरवों ने घर बनाया, भी हम देखते हैं। जब हम रामायण में देखते हैं, लंका, श्रीलंका के बारे में जब अनुवाद करते हैं, श्रीलंका के बारे में हम लोग बात करते हैं उस टॉपिक पे, तब हम देखते हैं कि विश्वकर्म जी ने कैसे लंका को डिजाइन किया था, है ना। और कुछ बहुत सारे बुक्स होते हैं, जैसे बृहद संहिता हो गया, मानसार हो गया, मायामत्तम हो गया, विश्वकर्मा प्रकाश हो गया, समरांगण सूत्रधर हो गया, अपराजिता पिच्छ, राजवल्लभ, वास्तुमंजरी, मनुष्यालय चंद्रिका, ये सब किताबों का कॉपीज हम आपको देंगे गूगल ड्राइव के माध्यम से। जिन जो भी हमारे साथ जुड़ता है उसको ये किताबों के कॉपी भी पीडीएफ के रूप में हम अवेलेबल कराते हैं, क्योंकि जब हम कुछ रेफरेंस करते हैं कि कुछ बात करते हैं, टॉपिक जब भी छूट जाता है किसी का, तो वो वापस जाके वहां से चयन कर सकता है। तो इसीलिए मेजर हम देखते हैं वास्तु के डिविजन्स के बारे में। तो वास्तु होता है स्थिर वास्तु। स्थिर वास्तु वो होता है कि जब भी वो चलायमान ना हो, जैसे फैक्ट्री हो गया, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, इमूवेबल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, वो स्थिर वास्तु है। चर वास्तु, व्हीकल हो गया, वो चर है ना। नित्य वास्तु जो कांस्टेंट वास्तु नहीं होता, सॉरी इधर हमने कांस्टेंट लिखा है, वो जो नॉन कांस्टेंट वास्तु होता है, वो नित्य डेली चेंज होता है। जैसे वास्तु पुरुष 24 आवर्स में एक सर्कल लगाते हैं। मॉर्निंग में ईस्ट में होते हैं, दोपहर में साउथ, शाम को वेस्ट और रात को नॉर्थ। ऐसे वास्तु पुरुष अपने आप को बदल लेता है नित्य वास्तु में। तो जब भी आप उस टाइम में जो कार्य करते हैं उसको हम देखना पड़ेगा वास्तु के हिसाब से, ये कार्य कहाँ होनी चाहिए। तो इसको हम नित्य वास्तु भी बोलते हैं। आगे ये सबको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। वास्तुशास्त्र बेसिकली हम इनको सिखाना चाहते हैं कि जो आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर्स हो, पैशनेट ऑफ लर्निंग वास्तु उनको, होम मेकर्स को, स्टूडेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को, और वास्तुशास्त्र जो पढ़ने के लिए हैं, अभी जो वास्तुविद बनना चाहते हैं के लिए भी हम वास्तु सिखाते हैं। ये बहुत वर्सेटाइल सब्जेक्ट है। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हम इसको कवर करने के लिए बहुत सारा टाइम हमको लेंगे। तो इसको 5-6 महीने भी आपको हो सकता है पढ़ने के लिए। तो देखेंगे हम जितना जल्दी हो सके उसको कवर करने के लिए देखते हैं। राजवल्लभ जो इम्पोर्टेंट एक ग्रंथ है, उसमें घर का सीजनल चेंजेस के बारे में बताया गया है। घर को कैसे एलिमेंट्स, घर के एलिमेंट्स कैसे डिजाइन करना है, ये बताया गया है।
नगर वास्तु पे जब हम ये इस सब्जेक्ट में बात करेंगे तो पॉन्ड्स कहाँ बनना चाहिए, लेक्स कहाँ बननी चाहिए, नेचुरली जो लेक बना है तो उसके हिसाब से बाकी का सिटी कैसे डिजाइन करनी है, माउंटेन्स कहाँ है तो वाटर सोर्स कहाँ है, ये सब देख के सिटी को कैसे उसके नेचर के अकॉर्डिंग डिजाइन करें कि टेम्पल कहाँ बनाएं तो देखेंगे। और इसमें ऑल्सो एक्सप्लेन किया गया है कि फैमिली, स्पाउस, चिल्ड्रन, एनिमल्स, इन सबके शेल्टर, जो रहने की जगह है, उसको भी इसे हमको देखते हैं। वह विश्वकर्मा प्रकाश, विश्वकर्मा प्रकाश में बिल्डिंग कैसे बनाना है उससे लेकर, जैसे हमने चार पुरुषार्थ के बारे में बात किया, ऐसे ही ह्यूमन के चार स्टेजेस होते हैं। ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया, इनको भी हम देखेंगे। हमारे घर जो बनते हैं वो शास्त्रों के आधार पे हमको, जैसे शास्त्र के आधार पे हम जब घर बनाना चालू करते हैं तो हमारा जो पुरुषार्थ है, जो हमारी इच्छा है, जो हमारे काम है, काम माने वट एवर यू आर विलिंग, है ना, तो वो अपने यहाँ आना चालू करेगा। तो आगे हम देखेंगे कि पंचभूत क्या है ना, थोड़ा वास्तु के सब्जेक्ट्स पे हम बात करना शुरू करें। थैंक यू। जब हम सैटरडे को क्लास पे मिलेंगे, सैटरडे या संडे को हम जब भी बात करेंगे तो हम और डिटेल में थोड़ा बात करेंगे, जो भी चैप्टर वाइज में हम देखेंगे तो के बारे में हम